नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सेल्स में। मेरा नाम है अमित और हमारा ये रिवीजन सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। हम इसमें पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, शेड्यूल ऑफ द डिफरेंट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कुछ कमिटीज़, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो पंचायत से रिलेटेड हैं। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे उसको देख लेंगे। तो ढेर सारे टॉपिक कवर होंगे। एज़ फार एज आई एम कंसर्न, मुझे लगता है कि 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मल्टी स्टूडेंट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, असर्शन रीजन में आ जाता है, और ढेर सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे तो अपने आप रिकॉल होगी। और PYQ हमने जो डिस्कस किया हुआ था उससे ही हमें कुछ कुछ आइडिया मिल चुका है किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें फर्स्ट लाइन है कि ओरिजिनली जो ओरिजिनल कॉपी थी कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन अभी क्या है, एट प्रेजेंट देयर आर 465 आर्टिकल्स। ठीक, और इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में डिटेल्स की बात की जाती है। तो चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, और आगे पीछे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी तो मैं उनको आपको रिवाइज़ करा दूंगा। देखिए, आर्टिकल्स हर बार हर साल आपको, चाहे वो RO हो, चाहे वो आपका UP PCS का प्रीलिम्स हो, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से ये वाला पार्ट देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। एक दिन चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये जो भी चेंजेस इन द स्टेट बाउंड्रीज वगैरह होती हैं, ये आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अलग अलग आर्टिकल्स हैं, वो कब कब होते हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाता है ये, उसको ध्यान दीजिएगा। फिर आता है आर्टिकल 14 जिसमें इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ की बात की जाती है। यहाँ से प्रॉपर कैटेगराइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है। अब जब फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो ही गए हैं, फंडामेंटल राइट से स्टार्ट हो गए हैं, तो इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच प्रॉपर क्लासिफिकेशन का तो नाम नहीं है, लेकिन इसको क्लासीफाई किया गया है और मैं क्लासिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। तो राइट टू इक्वालिटी की जो बात की जाती है, राइट टू इक्वालिटी की जब बात की जाती है, तो वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक कवर करता है। ठीक, कई बार पूछा है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, कई UPSC में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ऐसे ही एक बार पूछा हुआ है, UPSC में पूछ दिया था, तो UP PCS में तो अक्सर पूछता रहता है। फिर राइट टू फ्रीडम के बारे में बात आती है, राइट टू फ्रीडम। देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब कह सकते हो कि इजी है, लेकिन आपको रिकॉल होना भी ज़रूरी है। तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक की बात की जाती है। ये दोनों आर्टिकल हमारे हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारा। तो ये नेक्स्ट हमारा आएगा आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये आपका आर्टिकल आता है कहाँ से कहाँ तक, ये आपका 23 से 24 तक आएगा। फिर दूसरा आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, ये आएगा आर्टिकल आपका 25 से 28 तक। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आपका आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आएगा। और लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कह लिए फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन कभी ना कभी तो आता ही आता है। इस साल आ गया तो हमारे लिए लो हैंगिंग फ्रूट है, ये ईजिली सही होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट आर्टिकल में मूव करते हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ RRCSP के नाम से है। तो हमेशा याद रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें में RRCSP, इसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस आता है। तो ये याद रखिएगा, इन चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक और लाइन है, एनी अदर के बेस पे, किसी और बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, और वो कौन कर सकता है, स्टेट कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक, फिर आता है
19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें कितने तरह की कह लीजिए राइट, कितने सब कैटेगरीज हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला चीज़ आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया आपका, ठीक। दूसरा आपका आएगा फ्रीडम ऑफ असेंबली। तीसरा आपका आएगा एसोसिएशन। फिर चौथा आपका आएगा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक। फिर आपका आता है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस और लास्ट में आता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक। ये 6 हैं आपके, 6 कैटेगराइजेशन है विद इन द आर्टिकल 19। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। ये अक्सर पूछ देता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 20 की बात हो रही है, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। फिर आता है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 की बात 21A की बात की जाती है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये लाया गया था। तो आप तुरंत पॉज कीजिए और सर्च कीजिए, आपके दिमाग में स्टे कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 की बात की जा रही है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे प्रोहिबिटरी अरेस्ट की बात की जाती है। किस चीज़ की बात की जाती है, वो टर्म कौन सा यूज़ किया, तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब इंसान अभी कोई एक्ट किया नहीं है लेकिन वो कर सकता है, इसलिए पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 23 की बात की जा रही है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। इसमें चाइल्ड लेबर की बात की जाती है ना, इसी में डिफरेंट एक्ट लाए गए हैं। फिर आता है 24 की बात की जाती है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री। ये है सॉरी चाइल्ड लेबर की बात इसमें की जाती है, माफ़ कीजिएगा मैं ऊपर वाले में बोल दिया था। ये आपका चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है और अलग अलग नॉर्म्स लाए गए हैं। आर्टिकल 25 की बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। 26 कहता है मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ये इसके लिए फ्रीडम मिलती है। 27 कहता है फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजन, सॉरी माफ़ कीजिएगा। 28 की बात की जाती है फ्रीडम एज टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। किस तरह अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कैटेगराइजेशन है, सरकारी, अर्ध सरकारी या वित्त पोषित की बात की जाती है और प्राइवेट की बात की जाती है। तो किस तरह के इंस्टीट्यूशंस में किस तरह का रिलीजियस एजुकेशन या वर्कशिप इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो किस तरह के अलाउड हैं, ये आपका पढ़ना होमवर्क है। फिर आते हैं आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की जाती है। माइनॉरिटीज़ का डेफिनेशन कहाँ पे मेंशन है और कौन कौन से माइनॉरिटीज़ का मेंशन किया जाता है एग्जैक्टली किस जगह पे, उसको आपको जानना ज़रूरी है। जो मैंने पॉलिटी की मैगजीन प्रोवाइड कर रखी है उसमें बड़े डिटेल वे में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही क्रिस्प है, ठीक। अभी हम बात कर रहे हैं बस आर्टिकल्स की। आर्टिकल 30 क्या करता है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये आर्टिकल 29, 30 माइनॉरिटीज़ की बात करता है। आर्टिकल 32 आता है रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और ये फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट, और रिट कितने तरह के रिट्स होते हैं ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो कितने तरह के रिट्स होते हैं, चलिए ये भी रिवाइज़ करा देता हूँ मैं। तो पहला है आपका हेबियस कॉर्पस कहते हैं इसको, हेबियस कॉर्पस, ठीक। और इसमें क्या होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका लिटरल मीनिंग होता है तो हैव द बॉडी ऑफ। इसमें कोर्ट ऑर्डर करती है एक किसी भी पर्सन को, ऑर्डर्स द पर्सन हु डिटेन्ड अनदर पर्सन। अब ये समझिएगा कि कोई एक पर्सन है जो किसी और पर्सन को डिटेन किया हुआ है, तो कोर्ट इसको ऑर्डर करती है कि वो प्रोड्यूस करे, ये इंसान इस इंसान को कोर्ट में प्रोड्यूस करे। तो यही मतलब होता है हेबियस कॉर्पस का, ठीक। नेक्स्ट आपका रिट है वो आपका मैंडेमस है, मैंडेमस है, ठीक। मैंडेमस क्या कहता है, तो ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को इशू किया जाता है जो रिफ्यूज़ कर रही है अपना काम करने से या फिर अपनी ड्यूटी को लॉफुली एक्सरसाइज करने से, ठीक है। तो ये पब्लिक अथॉरिटी को इशू किया जाता है, ठीक है, जो अपना काम करने से या सही से तरह से काम नहीं कर रही, बस ये समझ लीजिए, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका कौन सा, सर्टियोरारी है, सर्टियोरारी, सर्टियो स्पेल गलत हो रहा था, ठीक है, सर्टियोरारी, ठीक है। सर्टियोरारी क्या कहता है कि ये सर्टिफाई करता है किसी भी लोअर कोर्ट को हायर कोर्ट जब सर्टिफाई करती है कोई भी काम करने के लिए, जो मान लीजिए हायर कोर्ट है,
बस हाई कोर्ट में समझ लीजिएगा, कोई भी हायर कोर्ट है वो अपनी लोअर कोर्ट को ये सर्टिफाई करती है कि किसी भी चीज़ के लिए वो काम कर सकता है, किसी पर्टिकुलर केस में एक्शन ले सकता है, उसमें होता है। फिर आता है आपका प्रोहिबिशन, और लास्ट में आपका क्यो वारंटो। ठीक, तो ये 5 तरह के आपके रिट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार पूछा हुआ है, मैच द फॉलोइंग पूछ देगा या फिर एब्सोल्यूट में मीनिंग पूछ देगा। ये आपका पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट का जो पैराडिग्म है या फिर हॉराइजन है रिट को लेके, वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बस फंडामेंटल राइट्स के केस में ये इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट वो अदर केसेस में भी इशू कर सकता है रिट्स को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 38 की बात की जा रही है। तो स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल की बात की जा रही है। फिर आता है आर्टिकल 39, सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाई स्टेट। ये डीपीएसपी जब स्टार्ट होता है तब की बात हो रही है। तो आर्टिकल 39A की बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसी के अंदर नालसा की बात की गई है, नेशनल अथॉरिटी फॉर माफ़ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा था, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं इसको, नालसा को। ठीक है, इसी के अंडर बात की जाती है। फिर ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। फिर आता है आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन वर्क। आर्टिकल 43 की बात की जा रही है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। फिर आर्टिकल 44, ये भी बहुत बार पूछा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। तो ये 40 और 44 तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से निकल कर आप समझ लीजिए इसको थोड़ा सा इसको माइल्ड किया गया था, क्योंकि मैं बताता हूँ प्रोविजंस फॉर अर्ली एजुकेशन, चाइल्डहुड केयर एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये पहले क्या था कि ये बिलो द एज ऑफ 6 ईयर मेंशन नहीं था, लेकिन जब से आर्टिकल 21A बना, इसको जो तो आर्टिकल 14 माफ़ कीजिएगा एज 14 की एज तक कंपलसरी एजुकेशन हो गई। ठीक है, 6 से 14 तक के एजुकेशन जो कंपलसरी हो गई। तो यहाँ पे जो 6 साल के बच्चों के कम की एज के बच्चे थे उन पे फोकस करने की बात की गई है। आर्टिकल 48 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, आर्टिकल 48 कहता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कई बार पूछ देता है कि ये टर्म, क्योंकि थोड़ा सा इसी तरह का सिमिलर सा आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले में पार्ट मिलेगा, जो 10-11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वहाँ पे भी फॉरेस्ट के बारे में की जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो, और ध्यान दीजिएगा जहाँ पे ए दिख रहा है आपको, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। तो आपका होमवर्क है कि ये देखना कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो बाद में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए हैं। ठीक, आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है। ठीक, आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, और आर्टिकल 51A कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, ये आपका होमवर्क है। तो फिर अब बात आती है प्रेसिडेंट, स्टार्ट होते हैं यहाँ से। आर्टिकल 52 बात करता है प्रेसिडेंट के बारे में। 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 57 एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। 58 क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। ठीक, अब बात आती है इसमें से, देखिए ओथ एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है चलो। आर्टिकल 61 जो है ना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बस एक बार इम्पीचमेंट की बात होती है, वो यही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहा होता है। आर्टिकल 63 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा हुआ है, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को के बारे में इंट्रोड्यूस करता है। और आर्टिकल 64 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहेगा। तो अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि वाइस प्रेसिडेंट अपना सैलरी एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्रॉ नहीं करता है, एज अ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट ड्रॉ करता है। ठीक है, राज्यसभा। ठीक है, फिर आता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाती है। आर्टिकल 70 क्या करता है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसी, यानी अगर
कोई इल हेल्थ है, इलनेस है, या फिर डेथ हो रखी है, या फिर अदरवाइज, तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ चार्ज लेगा प्रेसिडेंट का। ठीक है, आर्टिकल 72 इंपॉर्टेंट है क्योंकि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड एक्सेट्रा, टू सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंस इन सर्टन केसेस, यानी अगर पार्डनिंग की बात आती है, कह लीजिए कि जीवन दान देने की बात आती है, तो आर्टिकल 72 कहता है। आर्टिकल 72 के इक्वलेंट एक आर्टिकल है जो गवर्नर को दिया गया है स्टेट के रिस्पेक्ट में, वो आप अभी आएगा वैसे, लेकिन उसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, सो आर्टिकल 74 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 क्या कहता है? अदरवाइज प्रोविजन टू द एज टू मिनिस्टर्स। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, आर्टिकल 75A, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन की बात आती है कि प्रेसिडेंट किसको प्राइम मिनिस्टर चूज करेगा, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। एट द सेम टाइम ये लिमिट करता है प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को, साथ ही साथ प्रेसिडेंट को लिंक करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो ये चीज़ें हैं यहाँ मेंशन है। अब एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में बात की गई है। ठीक, फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से मिला के बनता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, फिर आता है आपका कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये राज्यसभा की बात है, कितनी सीट्स हैं ये सब की बात होती है। आर्टिकल 21 की बात क्या, कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ये आपका लोकसभा में कितनी सीटें हैं। ठीक, फिर आता ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कितना है पार्लियामेंट का, इसकी बात हो रही है। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है भाई, सेशन की बात की जाती है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट कब तक होगा, प्रोगेशन कैसे होगा, रेजोल्यूशन कैसे होगा, इसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। आर्टिकल 89 क्या कहता है? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा कौन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे इलेक्शन होगा उसका। आर्टिकल 93 कहता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये कहीं से और ड्रॉ नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ड्रॉ करते हैं अपने। तो याद रखिएगा, अगर डिप्टी स्पीकर लिखा हो तो डिप्टी ऑफ ये स्पीकर का डिप्टी स्पीकर नहीं है, वो वहाँ से पावर नहीं ले रहा है ना। ये डिप्टी स्पीकर जो है ना, वो यहाँ से पावर नहीं लेगा स्पीकर से, उसको पावर आती है कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, तो आर्टिकल 100 क्या कहता है? वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ द हाउस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग द वैकेंसी एंड कोरम। तो कोरम कितना होता है, कितने एक मिनिमम रिक्वायरमेंट या कह लीजिए मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए कि आपका पार्लियामेंट फंक्शन कर पाए। ठीक, इसकी बात की जाती है। आर्टिकल 108, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इन सर्टन केसेस। ठीक, इसके बारे में बात की जाती है। अगर जॉइंट सिटिंग होगी तो कौन प्रिसाइड करेगा? तो प्रिसाइड आपको लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर करेगा। अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा। ठीक है, ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 109, स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल कौन सर्टिफाई करता है, फिर उसकी क्या प्रोसेस है, कौन इस चीज़ को ये डिसाइड करेगा कि मनी बिल है कि नहीं है, मनी बिल क्वेश्चनेबल है कि नहीं है, मनी बिल कितने दिनों तक राज्यसभा में लोकसभा में रह सकता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ से जितनी भी फाइनेंस के आर्टिकल्स आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से। फिर आता है, आप देखिए जॉइंट सिटिंग हो गई। 109 जो स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। स्पेशल प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। 10वें में डिफिनीशन ऑफ मनी बिल है। ठीक है, तो मनी बिल के अंदर क्या कंस्टिट्यूट करेगा तभी आप मनी बिल बोल सकते हो, वो 110 में बात की गई है। 111 कहता है एसेंट टू द बिल्स। 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम इन शॉर्ट में बजट कहते हैं। तो बजट कहीं भी मेंशन नहीं है, आपको सबको पता होगा, पढ़ रखा होगा आपने, कहीं पे बजट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमेशा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। 114 क्या कहता है? अप्रोप्रिएशन बिल। और 116 क्या कहता है? वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स की बात करता है। ठीक, अब 117 जो हम कहते हैं फाइनेंस बिल। तो कई बार बोलते हैं कि ऑल द मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल्स आर नॉट मनी बिल। तो यही फाइनेंस बिल की बात हो रही है। कुछ फाइनेंस बिल उस पर पावर राज्यसभा भी रखती है, लेकिन मनी बिल्स में कहीं पे भी पावर राज्यसभा का नहीं होता है। कुछ फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2 करके होता है। ठीक है, तो कुछ कैटेगराइजेशन किया गया है जहाँ पे राज्यसभा की पावर है और कुछ जगह राज्यसभा की पावर नहीं है। ठीक है, 122 क्या कहता है? कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। तो कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता कि क्या वहाँ पे प्रोसीडिंग क्या हो रही है, सब्जेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग इंक्वायर नहीं कर सकता। आर्टिकल 123 बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ
पार्लियामेंट मैक्सिमम 6 मंथ का हो सकता है। आर्टिकल 124 क्या कहता है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 129, अब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड या हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 127 क्या कहता है, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें हैं, किन चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट बाउंड है और किन चीज़ों में उसको देना पड़ेगा, है ना। अब वो माफ़ कीजिएगा वॉलंटरी है, किन चीज़ों में वो बाउंड है और किन चीज़ों में उसको वॉलंटरी है कि वो दे कि ना दे। तो ये प्री इंडिपेंडेंट एरा की जो बातें हैं वो उस समय वो बाउंडेशन नहीं है, लेकिन नए में उसको बाउंडेशन है। ठीक, नेक्स्ट है, देखते हैं 148, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी की बात की जा रही है। आर्टिकल 153, अब आते हैं गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ जानना जरूरी है। अब ये जानना जरूरी है कि पहली बार गवर्नर की किस आर्टिकल में बात की जाती है। तो आर्टिकल 154 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 155, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है और गवर्नर ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, इस बारे में 153 में मेंशन है। आर्टिकल 161 क्या कहता है, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा टू सस्पेंड रेमिट कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। अब ये जब आर्टिकल 72 की बात कर रहा था तो पैरेलल ड्रॉ करने की बात की गई थी, तो यही समझ लीजिए आर्टिकल 172 माफ़ कीजिएगा आर्टिकल 72 और 161 ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। आर्टिकल यहाँ के पैरेलल आर्टिकल कौन सा था, आप देखिए यहाँ पे हम एक बार देख के चलेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल कौन से था, कहाँ पे गया, माफ़ कीजिएगा, देखिए आर्टिकल 74 की बात हो रही है। ठीक, आर्टिकल 74 यहाँ पे, आर्टिकल 74 यहाँ के पैरेलल है। फिर आता है अदर प्रोविजंस टू एज टू मिनिस्टर्स, आर्टिकल 165, ठीक है, किसके पैरेलल था, आर्टिकल 165 ये है आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स की बात हो रही है। हमने बात की थी अटॉर्नी जनरल इंडिया की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की थी। फिर आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टू एज टू रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। आर्टिकल 169 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपका होमवर्क क्या है, ये कितने स्टेट्स में, ठीक है, कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली आज के दिन में है। 169 याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता है। आर्टिकल 174 क्या कहता है, सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन एंड रेजोल्यूशन, ये भी हम देख चुके हैं लोकसभा और या फिर कह लीजिए पार्लियामेंट के बारे में। अब बात आती है 200 के बारे में, एसेंट ऑफ बिल्स, किस तरह के कौन से बिल हैं, किसको रोका जा सकता है, इसी में बात की जाती है। आर्टिकल 200A की बात की जाएगी, तो आप उसको समझ लीजिएगा कि क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन कौन से आर्टिकल रोक सकता है, अगर स्टेट की कुछ आर्टिकल्स प्रेसिडेंट को भी भेजे जाते हैं, राइट, गवर्नर भेजता है, ठीक है, गवर्नर के पास पावर है कि ये स्टेट को भेज दे, प्रेसिडेंट को भेज दे, ठीक। आर्टिकल 201 बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इसी की बात मैं कर रहा हूँ। ये आता है आपका 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। अभी हमने बात की थी, किस चीज़ की बात की थी, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू माफ़ कीजिएगा कौन सा था आर्टिकल, 213 यहाँ पे है और आपका 213 यहाँ पे और 123 यहाँ पे, ठीक है। तो जब दो जगह पे बात होती है, जहाँ दोनों जगह पे 1 2 3 इन्वॉल्व है, एक जगह पे 1 2 3 इन्वॉल्व है और एक जगह पे 2 1 3 इन्वॉल्व है, ये स्टेट में है, ये सेंटर में है, ठीक है, ये दोनों जगह ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। अब 2014 में पहली बार हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स की बात होती है, ये अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। 215 क्या कहता है, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी पूछा गया है। आर्टिकल 216 क्या कहता है, कंस्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 217 क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस की बात की जाती है कि क्या अपॉइंटमेंट प्रोसीजर था, कैसे इवॉल्व हुआ, जो आपका कोलेजियम सिस्टम है कैसे इवॉल्व हुआ, उसकी बात की जाती है। फिर आता है 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। यहाँ पे आर्टिकल 32 की बात की गई है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है, और यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि ये आर्टिकल 226 वाइडर पावर देता है हाई कोर्ट को। आर्टिकल 213 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। आर्टिकल 213 माफ़ कीजिएगा 233 का अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात की जा रही है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर आता है प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस आर्टिकल एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी शैल ऑल्सो अप्लाई टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वाला पार्ट हट गया, ठीक है।
अब आता है आर्टिकल 239 AA, ये स्पेशल प्रोविजंस रिस्पेक्ट टू दिल्ली की बात की जा रही है। ठीक, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक और शुरू होता है, वो है आपका पंचायत से रिलेटेड। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन रिवीजन पूरा होगा दोस्त, ये समझ लो रिवीजन होगा, ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, आराम से क्लियरली सब रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि कई बार देखोगे तो ईजिली रिकॉल हो जाएगा। आर्टिकल 243A ग्राम सभा की बात करता है। बी कहता है कंस्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। एच कहता है पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाई एंड द फंड्स ऑफ द पंचायत। के क्या कहता है इलेक्शन टू द पंचायत। जेड कहता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनिसपैलिटी। जेड ए कहता है इलेक्शन ऑफ म्यूनिसपैलिटी। जेड डी कहता है कमिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट फॉर प्लानिंग कमेटी। जेड आई कहता है इंकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, एक आर्टिकल जो यहाँ पे मिस हो गया है मैं उसको नोट कर देता हूँ, आर्टिकल 243 जो कि रिजर्वेशन ऑफ विमेन की बात करता है। कितना? 1/3 ऑफ द सीट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 243D की बात हो रही है। नेक्स्ट है आर्टिकल 249 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 253 लेजिस्लेचर फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ये भी पूछा गया, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन को। आर्टिकल 262 क्या कहता है? एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैली। ये इंटर स्टेट जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, तो इसी आर्टिकल के थ्रू बनाए जाते हैं। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल की बात की जाती है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर आता है 266 कंसोलिडेशन ऑफ फंड, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 3 स्टार लगा रहा हूँ। कंटीजेंसी फंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 280 फाइनेंस कमीशन, पता ही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में देखेंगे। आर्टिकल 300A पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले फंडामेंटल राइट हुआ करती थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया और उसको ला दिया गया 300A में। ठीक, आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है, कई बार पूछा गया है इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 213 का ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और आर्टिकल 323 का बी ट्रिब्यूनल फॉर अदर स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका होमवर्क है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 324, ये इलेक्शन कमीशन की बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक, आर्टिकल 326 इलेक्शन टू लोकसभा एंड टू द स्टेट असेंबली ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफराज। ठीक है, ये पता रहना चाहिए ये किस में बात हो रही है। 330 के आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल, ये 330 में बोल रहा है। 331 में एंग्लो इंडियन, ये रिपील कर दिया गया। ठीक है, प्रोविजन ऑफ रिपील बाई 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हटा दिया गया है, इसलिए सीट्स जो 2 सीटें रिजर्व की जाती थी लोकसभा में और एक लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो दोनों हटा दी गई। ठीक, नेक्स्ट है आपका 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 330 कह रहा है आपका सेंट्रल में या हाउस ऑफ पीपल में। ठीक है, यानी ये लोकसभा की बात हो रही है और यहाँ पे जो बात हो रही है आपकी वो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। 333 जो कहते हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कमेटी एंड स्टेट असेंबली, ये भी रिपील कर दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब बात आती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल कमीशंस हैं, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो 338 कहता है शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन होना चाहिए। 338 ए कहता है शेड्यूल ट्राइब के लिए होना चाहिए। 338 बी कहता है बैकवर्ड क्लास के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन किस आर्टिकल में बात होती है? 343 में बात हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आर्टिकल 344 कमीशन एंड कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब बात आती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 350A फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। 350B क्या कहता है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 351 क्या कहता है? डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। और जितनी भी लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल है ना उसको अच्छे से देख लीजिए। 352 क्या कहता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इसको ही नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। 356 क्या कहता है? प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, ये इसको कई बार हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। ठीक,
और फिर आता है 358 सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। और ये किस केसेस में आर्टिकल 19 तुरंत सस्पेंड हो जाता है, ये आपका होमवर्क है। फिर आता है 359 सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आर्टिकल 358 और 359 में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसको जानना ज़रूरी है। मैंने अपने बुकलेट में दे रखा है, पढ़ोगे तो आएगा और समझ में आ जाएगा। और आपने अगर लक्ष्मीकांत भी अच्छे से पढ़ रखा होगा तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है। फिर आता है आर्टिकल 360 प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वो 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, ठीक। आर्टिकल 365 इफेक्ट्स ऑफ फेलियर ऑफ टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय यूनियन, ये भी कंप्लाई करता है। ये भी एक कह लीजिए कंडीशन है जब नेशनल इमरजेंसी लगाने की बात आती है। आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। मैंने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जब मैंने चेंजेस की बात की थी स्टेट की बाउंड्रीज में, तो वहाँ आपको बोला था कि आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। तो इस आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है, ठीक है। प्रोसीजर के मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 370 की बात की जा रही है, वो भी रिपीट कर दिया जा चुका है 6 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। और आर्टिकल 371 के अंदर अलग अलग ABCD करके डिफरेंट स्टेट्स के पावर दी गई है, थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं उसको, जो कि आर्टिकल 14 में उसको नहीं माना जाता है। और ये चीज़ को ध्यान देने वाली बात है, ठीक। तो अभी हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं शेड्यूल्स पे। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल। इससे भी कई बार ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे इसको, क्या क्या इसके हर शेड्यूल के अंदर है। प्लस लास्ट में हम देखेंगे क्या ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ एडॉप्शन हैड 8 शेड्यूल। अभी लेकिन 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो 8 से, ठीक, 8 ओरिजिनली था, अभी 12 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल किसकी बात करता है? फर्स्ट शेड्यूल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विद टेरिटोरियल डिमार्केशन की बात करता है, ठीक। सेकंड शेड्यूल किसकी बात करता है? सैलरीज, एमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस ऑफ सर्टेन डिग्निटरीज। अब इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जा रही है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड CAG। अब देखिएगा यहाँ पे कहीं पे भी ना VP का नाम नहीं है, ये चेयरमैन की, यहाँ पे चेयरमैन की बात की गई है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात की गई है, ना कि VP की बात की गई है, ठीक। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब कौन कौन लोग मेंशन नहीं है यहाँ पे? तो मेंशन किसका नहीं है? MPs, MLAs, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, इलेक्शन कमिश्नर और UPSC मेंबर्स का मेंशन नहीं है यहाँ पे। थर्ड शेड्यूल किसकी बात करता है? ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। तो यूनियन टेरिटरी, यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स, MLA, MP कंटेस्टेंट्स, MLA, MPs, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और CAG का यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन की बात की जाती है, ठीक है। नोट की बात, कुछ नोट है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट नोट है। CAG और जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर इंक्लूडेड इन सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल में CAG और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज इंक्लूड हैं, जहाँ पे एमेंडमेंट, सैलरीज और ओथ एंड अफर्मेशन की बात की जा रही है। कौन इंक्लूडेड नहीं है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, इलेक्शन कमीशन, UPSC एंड SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इस यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। इन लोगों को ओथ एंड अफर्मेशन नहीं लेना पड़ता कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है? यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है इन द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक। फिफ्थ शेड्यूल क्या करता है? प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अब यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की बात, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब की बात कर रही है। अब उसको छोड़ के जब 6 शेड्यूल में आते हैं तो प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे 6 शेड्यूल की बात हो रही है और बस ट्राइबल एरिया की बात हो रही है ऑफ स्टेट ऑफ AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात हो रही है। सबको ही पता होगा इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7th शेड्यूल की बात कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट की बात की जा रही है। एट प्रेजेंट 98 जो 98 उसमें लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट में 98 नाम है, नाम कह लीजिए, पावर शेयरिंग में क्या बोलेंगे उस लिस्ट में अलग अलग मेंशन है 98 चीज़ों का। स्टेट लिस्ट में 59 का मेंशन है और कंकरेंट लिस्ट में 52 का मेंशन है।
एट शेड्यूल क्या कहता है, तो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मेंशन है। तो ओरिजिनली यहाँ पे 14 ही लैंग्वेज थी, लेकिन रिसेंटली अभी आप जब रिसेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से लैंग्वेजेस आई हैं, तो 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ओडिया आई है, जो कि रीनेम हो गई ओडिया, ठीक है। ओडिया आई थी, उसको ओडिया में अमेंड कर दिया गया। फिर 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन सी लैंग्वेज आई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आई कोंकणी, नेपाली और मैनपुरी, ठीक है। तो अभी आज के दिन में 22 लैंग्वेजेस हैं। नाइन्थ शेड्यूल कहता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, जो कि ओरिजिनली 13 थे, अभी लेकिन 282 हैं, है ना। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1951 में था, उसके थ्रू ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल क्या कहता है, प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जब आया तो 10th शेड्यूल भी आया। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट आया था 1985 का, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, उसी के थ्रू उसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 11th शेड्यूल। तो स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं और ये 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में आया था, उसके थ्रू ऐड किया गया था। 12th शेड्यूल क्या कहता है, अब ये इसी सेम चीज़ जो पंचायत के लिए थी वो म्यूनिसपैलिटी के लिए है। यहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स हैं और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 1992 में आया था। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रिक की बात की थी, तो ट्रिक आप कई लोग तो जानते भी होंगे इस बारे में, तो लेकिन फिर भी ये जो कई कह सकते हैं कि कुछ ट्रिक्स रहती हैं तो हमें ईजिली रिकॉल करने में याद रहता है। तो इसको कहते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। ये ओल्ड पीएम है, तो टीयर से ये टेरिटरी हो जाएगा, ठीक है। ई से एमोलमेंट्स हो जाएगा, ए से अफर्मेशन हो जाएगा, आर से राज्यसभा हो जाएगा 4th शेड्यूल। फिर आता है एस से आ जाएगा आपका शेड्यूल्ड एरिया जो कि 5 में है। फिर आपका ओ से अदर एरियाज़ आ जाएंगे, 6th में हो जाएगा। ओ से अदर एरिया मतलब अगर शेड्यूल एरिया आपका आ गया तो अदर ट्राइबल एरिया जो बचे आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, उसकी बात की जा रही है। एफ से आपका आ जाएगा फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जो डिवीजन हुआ है पावर, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर की बात की जा रही है, ठीक है। ओ से आपका ऑफिशियल लैंग्वेज 8th शेड्यूल की बात की जा रही है। एल से आपका लैंड रिफॉर्म के सारे एक्ट्स को ही इंक्लूड किया गया था, उसको बचाया गया था कि किसी भी तरह से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। ये 9th शेड्यूल की बात की जा रही है ना, ये इसी में है आपका लैंड रिफॉर्म, ठीक। फिर आपका डी बचता है, तो डी से एंटी डिफेक्शन आ गया। पी से आपका पंचायत हो गया, एम से आपका म्यूनिसपैलिटी हो गया, यहाँ से ख़त्म हुआ, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये इजीली आपको याद रहेगा, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब तो फेवरेट टॉपिक है यूपीपीसीएस का, हर साल पूछता है क्वेश्चन, किसी साल एक तो आएंगे ही आएंगे, 2 भी आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पार्ट 4A एंड पार्ट 14A वो एडेड बाई द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 और पार्ट 9A जो कि 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया था, पार्ट 9B 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किया गया था। ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था, ये आपका अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज के लिए था, और ये वाला आपका, ये दोनों आपका कह लीजिए पार्ट 4A आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, उस बारे में था। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स क्या है, कौन कौन सा आर्टिकल कवर्ड है, और लास्ट में हम देखेंगे क्या ट्रिक है, क्योंकि वो ट्रिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन आता है, बड़ा एक्सटेंसिव पार्ट है, लंबा है, शेड्यूल की तरह छोटा नहीं है, तो इसलिए ट्रिक ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा वो यूनियन और टेरिटरी को कवर करता है, आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 सिटीजनशिप को ऐड कवर करता है, ये 5 से 11 आर्टिकल कवर करता है। थर्ड जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, 12 से 35 तक है। फोर्थ आपका डीपीएसपी है, 36 से 51 तक है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 51 सब पार्ट ए की बात की जा रही है। पार्ट 5 जो है यूनियन गवर्नमेंट की बात की जा रही है, 52 से 151 तक। पार्ट 6 जो है स्टेट गवर्नमेंट है, 152 से 237 तक। पार्ट 7 जो आया था वो रिपील कर दिया गया था,
इसलिए हमारा जानना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी की बात करता है, 239 से 242 की बात कर रहा है। पार्ट 9A म्यूनिसिपलिटी पार्ट 9 की बात जो कर रही है वो पंचायत की बात हो रही है, और 243 से लेकर 243O तक बात हो रही है। पार्ट 9A जो है वो म्यूनिसिपैलिटी है। पार्ट 243 आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZZ तक है। ठीक, 9B की अगर बात करें वो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ZH से लेकर ZT तक है। ये सब आर्टिकल हैं, सब आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 243 के। ठीक, पार्ट 10 क्या कहता है, वो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात करता है, आर्टिकल 244 और 244A के बारे में। ठीक, आर्टिकल 11 बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये आर्टिकल 245 से 263, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये इसको अलग से एक बार को जरूर रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो इसके बीच के आर्टिकल्स हैं वो कई बार क्वेश्चन में पूछे जाता है। वो टैक्सेस लेवी करने के बारे में है, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर के डिवीजन के बारे में है। ठीक, फिर आता है पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में है, 264 से लेकर 300A तक। पार्ट 13 के बारे में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये 301 से 307 के बीच में है। फिर आता है आपका ये पार्ट 14 के बारे में सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, ये है आपका 308 से 308 से 323 तक। फिर आता है 14A ट्रिब्यूनल्स, इसको भी ऐड किया गया था बाद में आके, जो हम ही पढ़े हैं। ठीक, ये 323A से लेकर 323B तक है। दो तरह के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। फिर ये पार्ट 15 इलेक्शंस के बारे में बात करता है, 324 से लेकर 329A तक। फिर आता है 16वां पार्ट स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, ये 330 से 342। फिर आता है इसकी बात कर रहे हैं 17th, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये 343 से 351। फिर आता है 18th इमरजेंसी प्रोविजंस है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैच द फॉलोइंग आपको मिलेगा, 352 से 360 के बारे में। फिर इसमें 19th पार्ट मिसलेनियस है, 361 से 367 तक है। 20 पार्ट जो है वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368 है। फिर आता है 21 और 22, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। अब जो आती है बात, यहाँ पे ट्रिक्स की बात आती है, तो मैं एक लाइन लिखूँगा, ठीक है, और उसी से वो ट्रिक निकलती है। तो आता है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP to meet children of Shyam and Ram and their fruit taste sweet to eat, so only eat मैगी। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ जहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर यूज़ किया है कोई भी वर्ड स्टार्ट करते समय, वही उसको याद रखना है। यहाँ पे UCF है, D है, F है, U है, S है, 2 है, फिर U है, फिर P है, फिर M है, फिर यहाँ पे C है, फिर S है, R है, फिर फ्रूट है का F है, टेस्ट का T है, S का S, स्वीट का S है, टू का T है, ईट का E है, सो का S है, ओनली का O है, ईट का E है, मैगी का M है। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से यहाँ से पार्ट्स निकल रहे हैं। अब यू से यूनियन एंड टेरिटरी फर्स्ट पार्ट निकल रहा है, सी से यहाँ पे कैन के सी से सिटीजनशिप निकल रहा है। फिर आता है फ्लाई के एफ से फंडामेंटल राइट्स निकल रहा है, डायरेक्टली के डी से DPSP निकल रहा है, फ्रॉम के एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ निकल रहा है, यू से यूनियन है, एस से स्टेट है, 2 वाला पार्ट जो है ये 7 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 6 यहाँ पे ख़त्म हुआ है 6, और यहाँ पे 7 जो है वो रिपील हो गया था तो 2 लिखा है मैंने। फिर आता है यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी वाला पार्ट कौन सा था, 8th पार्ट था, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट है आपका पंचायत, फिर आपका म्यूनिसपैलिटीज़, और ये सी से कॉपरेटिव, ठीक, ध्यान दीजिएगा।
पंचायत, म्यूनिसिपल और कोऑपरेटिव की बात हो रही है। ये 9A 9B की बात हो रही है। फिर आता है श्याम, श्याम से शेड्यूल की बात हो रही है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात हो रही है, 10 मार्क्स 10 नंबर पे था। फिर नेक्स्ट आता है आर, यहाँ से रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन और स्टेट्स की बात हो रही है, ये है आपका 11 नंबर पे, ठीक, ये 11 नंबर पे है। फिर एंड देयर फ्रूट, ठीक, अभी कोई एक सेंटेंस तो बनाना था, तो यहाँ पे एंड और देयर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने कैप्स नहीं यूज़ किया, यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ नहीं किया है। फ्रूट आता है, नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट में कौन सा पार्ट था, तो अगर हम बात करें कि 12th जो आ रहा था वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स आ रहा था, ठीक है, तो वहाँ के लिए फ्रूट का एफ लिए हैं हमने। नेक्स्ट है टेस्ट का टी होगा, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स बिटवीन टेरिटरीज के लिए। स्वीट का एस यूज़ करेंगे, वो है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट के लिए। टू का टी यूज़ करेंगे ट्रिब्यूनल्स के लिए। ईट का ई यूज़ करेंगे इलेक्शंस के लिए। एस का मान लीजिए सो का एस यूज़ करेंगे स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस के लिए। ओनली का ओ यूज़ करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। ईट का ई यूज़ करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन के लिए। और मैगी का एम यूज़ करेंगे मिसलेनियस के लिए। तो इस तरह से ये चीज़ें कंप्लीट हो गई है। एक पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखा है ग्रुप पे, वो उसको फिर से टैग कर दूंगा इस वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप पिक कर लीजिएगा और धमाधम उसको रटिए, और कुछ नहीं हो सकता। आप उसको अगर जब तक फैमिलियरिटी डेवलप नहीं होगी तब तक ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो इसके साथ ही ये पार्ट 1 है हमारा पॉलिटी रिवीजन का। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी रिवाइज कर लेंगे। उसमें आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आता है, आपका वेरियस बिल्स आता है, फिर कंपैरिजन ऑफ कमिटीज़ ऑन पॉलिसी एंड मैटर्स आता है। ये आपका मेनली पंचायती राज कमिटीज़ इतनी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, और थोड़ा मैगजीन से कुछ टॉपिक को और कवर करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक आता है कि कौन कौन से स्टेट्स या कह लीजिए कंट्रीज़ से कौन कौन से फीचर्स को अडॉप्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंपॉर्टेंट कमिटीज़ में कौन कौन से मेंबर्स थे उस चीज़ को भी देख लेंगे। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।